हेलो बच्चों, आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर 9 है उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसहसंयोजक यौगिक यानी ये आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आपका नॉर्मल साल्ट यानी आपके जो साधारण साल्ट होते हैं, साधारण लवण होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग बनाएंगे नॉर्मल साल्ट्स, साधारण लवण, साधारण लवण। ठीक है, ऐसे साल्ट्स जो आयनाइजेशन करने पर अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बनाते हैं। ऐसे साल्ट को नॉर्मल साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या कहता है। एग्जाम्पल में जैसे 1 Na+ एंड 1 Cl-। ठीक है, 1 Na+ एंड 1 Cl- बनाते हैं क्या, NaCl। यानी 1 Na+ एंड 1 Cl- मिलकर बनाते हैं क्या, NaCl। और फिर इसी NaCl का अगर हमको करना हो आयनाइजेशन करना हो, तो आयनाइजेशन होने के बाद ये क्या करेगा, एक Na+ और एक Cl- बनाएगा। यानी कह रहा है ऐसे साल्ट्स जो आयनाइजेशन करने पर अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बनाते हैं, ऐसे साल्ट्स को नॉर्मल साल्ट कहते हैं। जैसे Na+ और Cl- मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। और फिर से NaCl का जब आयनाइजेशन करा जाएगा तो क्या होगा, Na+ और Cl- बनाएंगे। तो जब Na+ और Cl- बनेगा तो क्या हमारे वही कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बन रहे हैं जो पहले थे, तो वही बन रहे हैं। इसलिए यानी दैट इज NaCl क्या है आपका, एक नॉर्मल साल्ट है। NaCl आपका क्या है, एक नॉर्मल साल्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, एक और देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे 2 Na+ एंड SO4 2- बनाते हैं क्या, Na2SO4। ठीक है, और फिर से अगर इसे Na2SO4 का क्या करना हो, आयनाइजेशन करा जाए, और आयनाइजेशन करने पर क्या हो, फिर से उसके वही कॉन्स्टिट्यूएंट आयन बन जाए जो पहले थे। यानी ये क्या बन जाएगा, 2 Na+ प्लस SO4 2-। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Na2SO4 है ये भी एक क्या है, एक नॉर्मल साल्ट है। ये भी क्या है, एक नॉर्मल साल्ट है। ओके, ठीक है, इसको नोट करो। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह लो, कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब हो गया कि आपके जटिल लवण या जिनको संकर लवण बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब हो गया आपके जटिल यौगिक या संकर यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, ऐसे साल्ट्स जिनका आयनाइजेशन करने पर, जिनका आयनाइजेशन
करने पर अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन नहीं बनाते हैं बल्कि एक नए टाइप का आयन बनाते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका क्या लेते हैं 4K प्लस Fe2 प्लस और प्लस 6Cn माइनस एरो, ये आपका बनाएंगे K4FeCN6। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है और ये आयन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेते हैं K4FeCN6 बना लेते हैं। अब देखो K4Fe और CN6 का अगर हमको आयनाइजेशन करना हो, क्या कर दिया जाए, आयनाइजेशन कर दिया जाए, तो ये क्या बनाता है 4K प्लस FeCN6 की पावर 4 माइनस। यानी क्या लिखा है, ऐसे साल्ट जिनका आयनाइजेशन करने पर अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन नहीं बनाते हैं बल्कि एक नए टाइप का आयन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। यानी देखो 4K Fe+2 और 6Cn माइनस मिलकर क्या बनाते थे, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते थे, एक संकर यौगिक बनाते थे। लेकिन अगर इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट का हमको क्या करना पड़ा, आयनाइजेशन कर दिया, तो आयनाइजेशन करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन नहीं बनाए बल्कि एक क्या हो गया, एक नए टाइप का आयन बनाया। तो जब एक नए टाइप का आयन बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो K4FeCN6 है ये हमारा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, नोट करो। some important definitions फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका K4FeCN6 आपका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस जो ब्रैकेट, जो ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है इसके चारों ओर एक क्या होता है, इमेजिनरी स्फीयर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। और ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ये आपका क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु होती है। और ये जो आपका Cn दिख रहा है, ये Cn आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं लिगेंड। ये क्या होता है, आपका लिगेंड होता है। और जो ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये बड़ा ब्रैकेट आपके लिए क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और ये जो 6 आपका दिख रहा है, दिस नंबर it helps to find out कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो संख्या दिया है या ये जो अंक दिया हुआ है, ये अंक क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजक संख्या को ज्ञात करने में क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। तो ये एक हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स साल्ट था। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी यौगिक दिया होता है वो हमारा क्या होता है, उसके चारों ओर एक इमेजिनरी स्फीयर मान लेते हैं। वो इमेजिनरी स्फीयर क्या कहलाती है, हमारी आयनाइजेशन स्फीयर कहलाती है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सेंट्रल मेटल कहलाती है। और बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटे ब्रैकेट में दिए होते हैं वो क्या दिया होता है, Cn। ये संख्या 1 भी हो सकती है, बहुत भी हो सकते हैं।
तो ये क्या हो गया आपका लिगेंड हो गया, ये क्या हो गया लिगेंड हो गया। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है। और जो लिगेंड की संख्या होती है, ये जो अंक होता है, ये हमारी करता है दिस नंबर इज हेल्प्स टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उपसहसंयोजक संख्या को निकालने में ये अंक हमारी क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। तो अब हम इन्हीं डेफिनेशंस को, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगेंड्स कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्रम बाय क्रम करके हम क्या करेंगे, इन हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट करो। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें सबसे पहले क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयनाइजेशन करने पर, यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा, उसका जब आयनाइजेशन करने पर एक से ज़्यादा आयन मिलकर जो नए टाइप का आयन बनाते हैं, इस नए टाइप के आयन को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, आगे दो क्या कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयनाइजेशन करने पर ब्रैकेट वाला पूरा भाग एक साथ क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। कौन सा, ब्रैकेट वाला पूरा भाग एक साथ सेपरेट हो जाता है, और ब्रैकेट के बाहर वाले लोग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे K4FeCN6 हो गया। तो क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयनाइजेशन करने पर, तो देखो हम इसका क्या करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे, मतलब आयनन करेंगे। ठीक है, एक करने पर एक से ज़्यादा आयन मिलकर जो नए टाइप का आयन बनाते हैं। तो मतलब ये क्या करेंगे, एक से ज़्यादा आयन मिलकर उधर क्या करेंगे, एक नए टाइप का आयन बनाएंगे। ठीक है, तो इस नए टाइप के आयन को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। अब आयन कैसे बनेंगे वो नीचे लिखा है कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयनाइजेशन करने पर ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट क्या होता है, एक साथ सेपरेट हो जाता है। तो देखो ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट है, तो ये एक साथ सेपरेट हो गया, तो यानी इधर क्या हो जाएगा Fe और ये CN6, ये देखो ब्रैकेट वाला पूरा भाग क्या हो गया, एक साथ सेपरेट हो जाता है, और ब्रैकेट के बाहर वाले लोग अलग हो जाते हैं। तो ये बाहर वाला क्या है, अलग हो गया, यानी इसको हम लिखेंगे 4K और प्लस इसके ऊपर आ जाएगा 4 माइनस। ठीक है, तो जैसे K4FeCN6 का आयनाइजेशन करा तो ब्रैकेट वाला जो भाग है वो अलग सेपरेट हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो सब क्या होगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। अब हम ये तो जानते हैं क्या कि पोटेशियम क्या करता है, मेटल है, और मेटल पे क्या आता है, धनायन आता है। तो एक पोटेशियम एक धनायन बनाता है, तो 4 मेटल 4 पोटेशियम क्या करेंगे, 4 धनायन, तो 4K प्लस, ये वाला देखो K4 था तो यहाँ 4K प्लस अलग हो गया, तो उतना ही माइनस चार्ज कहाँ आएगा, इस पे आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, नए टाइप का एक आयन बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट देख लो, अच्छा एक और CrNH3 का 6 और Cl3, और अब हम क्या करेंगे, इसका आयनाइजेशन कर देते हैं, इसका आयनाइजेशन करें तो जो ब्रैकेट वाला भाग है वो पूरा क्या होगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा CrNH3 का होल 6 ब्रैकेट आ गया। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो अलग सेपरेट हो जाएगा। तो देखो प्लस Cl है तो 3Cl लिखेंगे, और एक Cl माइनस क्या करता है, एक Cl क्या करता है, एक माइनस, तो 3Cl क्या करेंगे, 3 माइनस। तो जितना माइनस इधर आया उतना ही इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो कह रहा है कि जो नए टाइप का आयन को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। तो देखो ये जो नए टाइप का आयन है इसको क्या करें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही तो अंदर लिख रहे हैं। ये नए टाइप का जो आयन है इसको क्या करें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिख रहे हैं। ठीक है, इतना नोट करो। फिर आगे देखो क्या लिख लो, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है या उपस्थित है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स साल्ट का आयनाइजेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे CONH3 का होल 6 Cl3, और इसका अगर हम आयनाइजेशन कर दें तो इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब एक नोट बना लो, यहाँ पर क्या बना लो,
एक नोट में क्या लिखेंगे, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन होता है ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट और इनके सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। यानी अगर आपसे कहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपसे पूछ दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन के। अगर आपसे कहे कि बताओ कोई भी एक कॉम्प्लेक्स साल्ट दिया होगा, कंपाउंड दिया होगा, कहेगा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ आयंस। यानी जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे इलेक्ट्रोलाइट पावर पूछ दे तो इलेक्ट्रोलाइट पावर भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट दिया होगा, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट पावर पूछ दे तो आप नंबर ऑफ आयंस, यानी जितने ज़्यादा क्या होंगे नंबर ऑफ आयंस होंगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका इलेक्ट्रोलाइट पावर होगा, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है। अगला नोट पॉइंट देखो क्या कहते हैं, जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन नहीं होता ऐसे कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इनकी सोल्यूशन क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। एक क्वेश्चन करा देते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ठीक है। कह रहा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर कौन से होंगे, तो देखो क्या लिखा है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और क्या कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। यानी जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का आयनाइजेशन नहीं होता है। तो इसमें आयनाइजेशन किसका नहीं होगा, तो आयनाइजेशन उसका नहीं होता है जिसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखो क्या इसमें ब्रैकेट के बाहर है तो हमारी इसका आयनाइजेशन होगा, क्या इसमें भी ब्रैकेट के बाहर है, इसका भी आयनाइजेशन होगा, इसमें भी ब्रैकेट के बाहर है, इसका भी आयनाइजेशन होगा। यानी इसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब देखो कह रहा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर। कह रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट चालक कौन सा है इन सोल्यूशंस में से। तो हम जानते हैं क्या कि हमारे पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयंस। क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसका हम आयनाइजेशन करेंगे। जब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, 4K प्लस FeCN6 की पावर 4 माइनस। जब इसका आयनाइजेशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, CONH3 का होल 4 और Cl2 के ऊपर क्या आएगा, प्लस Cl माइनस। इसका आयनाइजेशन करेंगे तो क्या बनाएगा, PT और NH3 का होल 4 और Cl2 की पावर क्या आएगा, 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। फिर इसका आयनाइजेशन देखो, इसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो इसका क्या होगा, आयनाइजेशन नहीं होगा। तो हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ आयंस देखने हैं। तो इसके पास देखो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, यहाँ पर कितना है 4 और ये कितना हो गया 5, तो यहाँ पर कितने हो गए 5 आयंस हो गए। इधर देखो कितने, यहाँ पर प्लस का 1 प्लस और माइनस का 1 तो कितने हो गए 2 आयंस हो गए। नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 2। यहाँ देखो +2 और -1 यानी 1 2 और 1 कितने हो गए 3 आयंस हो गए। और इसमें क्या है, जब इसका आयनाइजेशन ही नहीं होगा तो 0 आयंस हो गया। तो यानी सबसे ज़्यादा आयंस किसके पास है, तो K4FeCN6 का। तो
तो इसके पास क्या है 5 आयन है, तो 5 आयन है, नंबर ऑफ आयन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ K4FeCN6 क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। फिर नेक्स्ट देखो, अगली हेडिंग बनाएंगे हम सेंट्रल मेटल। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल में हम क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली मेटल, ब्रैकेट के अंदर वाली मेटल, ब्रैकेट के अंदर वाली मेटल सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल कहलाती है, सेंट्रल मेटल कहलाती है। ठीक है, और क्या होती है देखो नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एक्ट करती है एज आ लुईस एसिड। जो सेंट्रल मेटल होती है वो लुईस एसिड की तरह क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, दैट इज सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। कह रहा है कि सेंट्रल मेटल क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली मेटल क्या कहलाती हैं, सेंट्रल मेटल कहलाती हैं। और जो सेंट्रल मेटल होती है वो एक लुईस एसिड की तरह कार्य करता है, लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। यानी दैट इज जो सेंट्रल मेटल होती है वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन का युग्म क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इतना हमको सेंट्रल मेटल के बारे में पढ़ना था। अगली हेडिंग बनाएंगे लिगेंड। ठीक है, देखो लिगेंड क्या कहता है, ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जितने भी लोग होते हैं इन्हीं लोगों को लिगेंड कहते हैं। जैसे K4Fe और CN6 है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्रैकेट, क्या कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा, तो इस ब्रैकेट के अंदर की बात करो, ये हो गए मेरे मेटल। अब मेटल के अलावा जितने भी लोग होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो इसमें देखो एक ही है, क्या है, एक ही है, CN6 क्या है, एक ही है, तो इसमें एक लिगेंड है। या हम एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे ले लें PTNS3 का होल 6, अंदर ले लें Cl2। ठीक है, तो इसमें देखो NH3 और Cl2 क्या हो गए, 2 लिगेंड हो गए। ठीक है, इस तरीके आगे कह रहे हैं लिगेंड में भी पॉजिटिव चार्ज, जो लिगेंड है वो कैसा हो सकता है, धनात्मक आवेशित हो सकता है, निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश हो सकता है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल उदासीन भी हो सकता है, या कोई ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ग्रुप भी लगा हो सकता है। ठीक है, फिर लिगेंड जो ऑलवेज है वो लुईस बेस की तरह कार्य करता है। लुईस बेस क्या होते हैं, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उन सारे इलेक्ट्रॉनों को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, सेंट्रल मेटल। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल क्या करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। और एसिड क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होते हैं, एक्सेप्ट करने वाला होता है। और डोनेट करने वाला कौन होता है, लुईस बेस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। किसके, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच। और डायरेक्शन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, जो इसकी दिशा होती है वो कहाँ होती है, लिगेंड टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल, यानी लिगेंड से सेंट्रल मेटल की ओर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास K4Fe और CN6 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा K4 अलग कर लेते हैं और जो CN हो गया ये हमारा लिगेंड हो गया। अब इससे ये कितने हैं, सॉरी सेंट्रल मेटल हमारी क्या हो गई, Fe हो गई, ये Fe सेंट्रल मेटल हो गई। और CN लिगेंड कितने, 6 हैं। तो एक CN देखो ये लगाया और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेंट्रल मेटल की ओर। एक CN ये लगाया, इसका डायरेक्शन क्या, सेंट्रल मेटल की ओर। एक CN ये लगाया, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, सेंट्रल मेटल की ओर। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, K4FeCN6 के बीच में हमने क्या दिखाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल हो गई, और ये हमारे क्या हो गए, लिगेंड हो गए। ये क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो लिगेंड टुवर्ड्स, डायरेक्शन क्या हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, लिगेंड से सेंट्रल मेटल की ओर। ठीक है, तो वही लिखा है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर डायरेक्शन पूछ दे तो कहाँ होती है, लिगेंड टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल, लिगेंड्स टुवर्ड सेंट्रल मेटल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं। देखो
इमेजिनरी स्फीयर क्या होती है? कह रहा है कि जो ब्रैकेट के बाहर वाले लोगों के चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फीयर मान लेते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर है उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फीयर मान लेते हैं। इसी इमेजिनरी स्फीयर को ही क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। पीछे बता भी चुके हैं कि जैसे K4FeCN6 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर के चारों ओर एक इमेजिनरी स्फीयर मान लेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। अब देखो नोट में क्या लिखा है कि ब्रैकेट के बाहर वाले लोगों और पूरे ब्रैकेट के बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी इसी में देख लो, जैसे हम क्या लिखें 4K+ और फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? Fe हो जाएगा और Cn क्या होंगे? इस तरीके से Cn लगे होंगे। Cn के डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल। ये Cn हो गए, 6 आपके Cn हो गए। तो ये हमारी क्या हो गई? सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर के बीच में क्या होगा? एक क्या होगी? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। इसी को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। लिखा है ब्रैकेट के बाहर वाले लोगों, तो ये ब्रैकेट के क्या है? बाहर वाला है। ये देखो K4 क्या? ब्रैकेट के बाहर वाला है। और पूरे ब्रैकेट के बीच, और ये देखो पूरा ब्रैकेट हो गया, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये आयनिक बॉन्ड हो गया। इनके बीच क्या बना होगा? आयनिक बॉन्ड बना होगा, ठीक है। देख लो जैसे NiH2O का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या कर लें? SO4, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? Ni हमारा हो गया सेंट्रल मेटल और H2O 4 हैं तो 4H2O, एक H2O इधर लगाया, एक H2O ये लगा दिया, एक H2O नीचे से लगा दिया और एक H2O साइड से लगा दिया, इस तरीके से, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो गई? सेंट्रल मेटल की ओर हो गई, ठीक है। अब SO4 हमारा जो होगा तो यहाँ पर क्या होगा? इनके बीच क्या होगा? एक आयनिक बॉन्ड बना होगा SO4, क्योंकि ये क्या है? ब्रैकेट के बाहर वाला सदस्य है और ये क्या है? पूरा ब्रैकेट है। तो पूरे ब्रैकेट और बाहर वाले सदस्य के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गई? आयनाइजेशन स्फीयर का टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी को क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। थैंक यू।